हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं लोहानी लर्निंग्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10। तो ये जो रियल नंबर है ये हमें क्लास 10 में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि ये रियल नंबर का स्टडी है क्या, बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स अगर बात करें रियल नंबर का तो सबसे पहले जो आता है, जो हम लोग क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। आपने सुना होगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये नंबर सिस्टम जो है, नंबर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है। तो ये जो नंबर है इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है इसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अभी सिलेबस का नहीं है, मैं इसमें बात करूंगा रियल नंबर का, जो एक्चुअली हमारा चैप्टर भी है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली। पहला तो है रैशनल नंबर, एंड सेकंड जो आता है वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या है, ये रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में क्या करना है रियल नंबर्स में, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर का, तो रैशनल नंबर जो हैं वो मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला तो है नेचुरल नंबर, जो आप सभी को पता होगा, होल नंबर एंड इंटीजर्स। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर, ठीक है। अब बात ये आती है कि रैशनल नंबर बोलेंगे कैसे नंबर को, कैसे नंबर को बोलेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिक्स पढ़ रखा है क्लास 7 में, क्लास 8 में, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, then it will be called rational number, and if not then irrational number। तो अगर मैं irrational number का बात करूं, irrational number, तो सिंपल सी बात है, जो नंबर रैशनल नहीं है वो नंबर इरेशनल है। दैट मीन्स जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो नंबर हमारे क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक्स हो गया। अब मैं थोड़ा सा वो सारे टर्म्स डिफाइन कर देता हूँ जो इस चैप्टर्स में यूज आने वाले हैं, काम आने वाले हैं, ठीक है। लेट अस सपोज जैसे मैं बात करूँ प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो the number which has two distinct factor, ओके। तो फर्स्ट जो होगा वो नंबर इटसेल्फ, एंड सेकंड जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। तो जब किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे तब वैसे नंबर को मैं बोलूँगा प्राइम नंबर, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स।
तो कंपोजिट नंबर में वैसे नंबर की बात की जाएगी जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल, ये आपने बेसिक्स ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8 एंड मैनी मोर। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर, तो प्राइम नंबर के बाद एक फैक्टर आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जो है बेसिकली एक पेयर है, पेयर ऑफ नंबर विच डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। लेटर सपोज कि मैं ऐसा बताऊं 2, 3, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ को प्राइम का एग्जाम्पल। तो ये 2 के जो फैक्टर्स होंगे या तो 1 हो सकते हैं या तो 2 होंगे। ठीक उसी तरीके से 3 का अगर मैं बात करूँ तो या तो 1 एक फैक्टर होगा या तो 3 एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों के फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला है अदर देन 1, तो 1 तो दोनों में है, लेकिन 1 को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंसीडर किसको कर रहे हैं? 2 और 3 को। तो 2 और 3 कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 और 3 में मुझे नो कॉमन फैक्टर लिखेंगे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये को प्राइम नंबर होंगे। ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो थोड़ा सा और बेसिक्स देख लेते हैं। हम लोग लॉन्ग डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो जब आपने लॉन्ग डिवीजन सीखा होगा, डिवीजन तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन का बात करूं तो आप 3 टर्म सुने होंगे, ठीक है। डिवाइजर, डिविडेंड एंड कोशेंट। ये तीनों टर्म सारे लोग सुन चुके होंगे, ठीक है। अब ये डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, और साथ में एक टर्म और होगा रिमाइंडर। तो ये 4 टर्म आते हैं हमारे डिवीजन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन। अब ये प्लेस्ड कैसे कैसे होते हैं? अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो जनरली ऐसे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करने वाला डिवाइजर होता है, डिवाइजर, यहाँ पे डिविडेंड, और यहाँ पे होता है कोशेंट, और उसके बाद यहाँ जो रिमेनिंग टर्म बचते हैं उसे बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर में, ठीक है। ये जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के सिलेबस पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो रियल नंबर ये चैप्टर है क्लास 10th का, रियल नंबर, रियल नंबर। तो इस रियल नंबर में हमें बेसिकली क्लास 10th में 2 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एंड सेकंड वन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हमारा अब स्टार्ट हुआ क्लास 10th का सिलेबस। ठीक है, अब अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये रिलेटेड है हमारा डिविजिबिलिटी से ऑफ इंटीजर। यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिस्कशन में आता है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। ओके, अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा है, ये लेमा क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये लेमा क्या है। प्रोवन स्टेटमेंट, प्रोवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट used for providing, used for providing another statement। मतलब क्या हो गया, लेमा का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूफ किए जा चुके हैं और वो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में यूज किए जाते हैं, तब वैसे टर्म को हम लोग लेमा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r, that it leaves a remainder r। ठीक है, that is smaller than b, that is smaller than b। तो ये r जो है वो b से छोटा होगा। अगर मैं देखूं तो इस स्टेटमेंट को इन शॉर्ट लिखा जा सकता है, दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, जहाँ पे r हमारा रिमाइंडर है, b हमारा डिवाइजर है और q हमारा कोशेंट है। ठीक है, और ये हमारा एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a है। ठीक है, यहाँ पे साथ में कंडीशन क्या दे रखा है कि ये जो रिमाइंडर होगा r, ये हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, और इसके सेकंड एप्लीकेशन जो है टू कंप्यूट HCF of two positive integers, of two positive
इंटीजर्स। डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जो है, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है, और सेकंड जो है HCF निकालने के काम आता है। ठीक है, अगर मैं इसे कुछ एग्जांपल्स से समझूं तो लेट अस सपोज कि हमारे पास दो दो नंबर के पेयर दिए गए हैं, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर। फर्स्ट पेयर लेता हूँ 17,6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको, इस नंबर को A मानूँ, इस नंबर को B मानूँ, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे लिख सकता हूँ? A, और उस यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है हमारा A इक्वल्स टू BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे A तो 17 हो गया, तो 17 इक्वल्स टू 6 इंटू, अगर मैं 6 इंटू 3 करूँगा तो 18 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो रिमाइंडर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये 17 को 6 इंटू 2 प्लस 5 करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हुए वो हमारा 5 है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 आ गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिवाइजर जो है वो 6 है। तो हमने बोला भी था कि ये जो रिमाइंडर है हमारा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा, डिवाइजर, और डिवाइजर को यहाँ पे हमने B बोला था, डिवाइजर। उसी तरीके से एक एग्जांपल और लेकर अगर मैं देखूं, सेकंड एग्जांपल 5,12। ठीक है, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे 5 छोटा नंबर है, 12 बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा कि छोटे नंबर को B मान लूँगा और बड़े नंबर को A मान लूँगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू BQ प्लस R, BQ प्लस R। ठीक है, अब यहाँ पे A की जगह पे 12, B की जगह पे 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 प्लस 2, दैट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 2, कोशेंट यहाँ पे हमारा आ गया 2, एंड जो B है वो 5, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो अभी जो हमने बेसिक्स बताया लॉन्ग डिवीजन में, वो ये बताया डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ भी तो चीज़ें वही हो रही है। तो इसमें अगर ये देखूँ तो हम क्या रियलाइज कर पा रहे हैं? अगर मैं देखूँ तो सिंपली ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो नथिंग बट क्या है? लॉन्ग डिवीजन है। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस ही है, तो फिर इसे न्यू नेम क्यों दिया गया? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इसके, ये जो यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके बुक में, बुक 7 में ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, बुक 7 ऑफ यूक्लिड एलिमेंट्स, यूक्लिड्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये थ्योरम 1.1 होगा, जिसको कोट करते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कि किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर A और B के लिए एक यूनिक इंटीजर R, Q और R एग्जिस्ट करता है, जिसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर रिमाइंडर R शुड बी ऑलवेज लेस देन डिवाइजर और B। ठीक है,
तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। अभी तक मैं बात कर रहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसका स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। पेजेज, ठीक है। अब मैं बात करूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहले बात यह आती है कि एक नया टर्म फिर से दिख गया, अभी लेमा आया था और ये न्यू टर्म फिर से दिख रहा है, ये एल्गोरिदम है। व्हाट इज इट, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है? तो ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अ सीरीज ऑफ well defined steps which gives procedure for solving a type of problem, ठीक है। मतलब क्या है कि ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड है, और इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मीन्स वे ऑफ सॉल्विंग है एक्चुअली, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको यूज करके हम लोग एक स्टेटमेंट से एक एग्जांपल से समझ लेता हूँ, उसके बाद इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है मैं उसका बात कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन मीन्स कहाँ काम आता है, किस काम आता है, ठीक है, कहाँ इसको यूज करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं बोल सकता हूँ टेक्निक टू कंप्यूट। ये एक तरीका है एचसीएफ कंप्यूट करने का, ठीक है। टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। मीन्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करते हैं और यूज करते हैं। अब ये यूज कैसे करते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका यूज क्या है, ठीक है। सबसे पहले दो नंबर लेते हैं, दो पॉजिटिव नंबर जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहला नंबर जो है हमारा 455 एंड 42, ठीक है। अब क्या है 455 और 42 का अगर मैं पूछूं कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF of 455 एंड 42, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा ये कहता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ठीक है, वेयर 0 लेस देन R लेस देन B। ये हमारा स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पे मैं यूज करके देखता हूँ, इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। ये 455 को मैं लिख सकता हूँ 42 इंटू क्यू हमें 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 42 इंटू 10 420 होगा। तो 42 इंटू 10 प्लस, अब ये 420 हो गया लेकिन हमारे पास था 455, इसका मतलब रिमेनिंग हमारा 35 बचा जो कि यहाँ पे रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो 35 यहाँ पे रिमाइंडर हो गया और 10 हमारा कोशेंट हो गया, 42 हमारा ये बी था, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ तो हम HCF फाइंड अभी तक नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पे कि 42 जो है मतलब यहाँ का जो डिवाइजर है और ये रिमाइंडर के टर्म में इसको फिर से लिखेंगे। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, डिवाइजर का मतलब B, R, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे फिर से लेंगे सेकेंड स्टेप में, और ये 35 इंटू 1, क्योंकि 2 टाइम्स में 70 हो जाएगा, लेकिन ये 42 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये 1 टाइम्स में लेंगे 35 इंटू 1 प्लस, अब ये 35 इंटू 1 35 प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू 42, राइट। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर हमारा कितना है 7 है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करूँगा, यहाँ पे 35 7 के लिए फिर से नेक्स्ट लगाऊंगा एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये हो जाएगा 35 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 35 प्लस 0। नाउ हमारा रिमाइंडर जो है रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो लास्ट डिवाइजर जो है वो हमारा HCF होता है, दैट मीन्स कि 7 हमारा HCF हो गया, ठीक है। तो ये जो तरीका है, हमने क्या किया, स्टेप 1 लिया, स्टेप 2 लिया, स्टेप 3 लिया, ठीक है। मतलब 3 स्टेप्स में इसे सॉल्व किया, और तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा जो लास्ट डिवाइजर है वो हमारा HCF होगा, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हमारा स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के। यही हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो हमें उसे एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये है क्या, पहले वो देख लेते हैं। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, obtain the HCF of 2 positive integers say A and B with A greater than B, follow the following step, follow the steps। मीन्स एल्गोरिदम जो है वो नथिंग बट हमें स्टेप्स के बारे में ही बता रहा है कि हमें अगर 2 नंबर A और B का HCF फाइंड आउट करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होंगे, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप मुझे दे रखा है स्टेप 1, वो क्या कहता है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B। जैसे हमने एग्जाम्पल में पहले ही समझ रखा है कि A और B में कैसे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है, ठीक है। इसके बाद तो अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाऊंगा सो वी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, होल नंबर Q एंड R। अब यहाँ पे Q जो है वो कोशेंट है और R जो है रिमाइंडर है। अब ये होल नंबर क्यों बोला गया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, तो हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं बोल सकते, मुझे होल नंबर बोलना होगा, ठीक है। अब ये हो गया, और ये जो मिलेंगे वो इस तरीके से कुछ मिलेंगे, सच दैट A equals to BQ plus R where R is less than B, ठीक है। B स्टेप 2,
स्टेप 2। सेकंड स्टेप क्या है, इफ r इक्वल्स टू 0 देन b is the HCF of A and B। if r नॉट इक्वल्स टू 0, अगर r 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो डिवीजन लेमा जो है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई द डिवीजन लेमा टू डी एंड आर, सॉरी बी एंड आर, हाँ, अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा टू बी एंड टू बी एंड आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 3 क्या है इसका। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस till the remainder is 0, till the remainder is 0। मीन्स हमें कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें कंटिन्यू करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन एंड अगेन अप्लाई करते जाना है, ठीक है। और ये एल्गोरिदम क्यों वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे HCF of A, B will be equal to HCF of B, R, ठीक है। इसलिए हम लोग अगेन और अगेन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि HCF ऑफ जो ओरिजिनल नंबर है वो B और R मीन्स डिवाइजर रिमाइंडर का जो HCF होगा वो दोनों सेम आने वाला है, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि ये HCF ऑफ A, B का मतलब हुआ ऑफ A, B मीन्स HCF ऑफ A एंड B, राइट। मीन्स हम इसे क्या करते हैं, इसको अगर मैं बोलूँ तो डिनोट करते हैं, नॉट मीन्स डिनोट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, पहले तो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया, अब मैंने फिर से इसे स्टेप्स बताया कि एल्गोरिदम का स्टेप्स क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट फिर से एक एग्जांपल देखते हैं और फिर क्लियर करते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है, बट कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो बच्चे न्यू फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये नथिंग बट, मैं बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो नथिंग बट लॉन्ग डिवीजन है, जो आप लोग क्लास 4 क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है। बस इसे यूक्लिड ने अपने बुक 7 में फर्स्ट टाइम डिवीजन लेमा का मैंने बताया एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, और उसको हम लोग यूज करते हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो लेमा तो पहले ही आप याद रखिए कि ये लेमा क्या होता है। सेकंड, मैंने एल्गोरिदम बता दिया कि एल्गोरिदम क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक। तो ये दोनों चीज टर्म तो क्लियर हो गया। उसके बाद उसमें कुछ नहीं बचता है, यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, डिवीजन आपको पता है। तो अब एक एग्जांपल लेकर इसे क्लियर कर देते हैं ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, ठीक है। हमारे पास नंबर है 12,576 एंड 4,052, राइट। अब हमारा ये ए एज्यूम कर लेता हूँ, ये हमारा क्या है ए, और इसे मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पता है कि वो कहता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी लेस देन बी, 0 लेस देन आर लेस देन बी। अब ये 0 मतलब आर रिमाइंडर हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, 12,576 इक्वल्स टू 4,052 इंटू, मैं लगाऊँ इसको 3 टाइम्स में, तो हमारा रिमाइंडर आने वाला है 420, ठीक है। अब ये हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 4052 को
अगेन अप्लाई करूँगा रिमाइंडर के साथ 420 इंटू 9 टाइम्स में इसे लगाऊंगा प्लस 272। ठीक है, अब फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो मैं फिर से 420 को लगाऊंगा रिमाइंडर के टर्म में, मतलब 272 इंटू 1 प्लस 148। अब ये 148 को फिर से 272 को 272 को मैं लिखूंगा 148 इंटू 1 प्लस 148 प्लस 124। अब ये 124 फिर से जीरो नहीं हुआ, 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब ये 124 इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अगेन यहाँ पे 4 जीरो नहीं हुआ तो 24 इक्वल्स टू 6 इंटू 4 प्लस 0। सो हमारा जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आने के बाद, रिमाइंडर अगर जीरो हो जाए तो HCF हमारा हो जाएगा लास्ट डिवाइजर। ठीक है, तो लास्ट डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, हमारा HCF क्या आ गया, हमारा HCF 4 आ गया। ठीक है, तो 4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं नेक्स्ट बात करूं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है। ठीक है, हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं या फिर कहाँ यूज करते हैं। तो हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस एल्गोरिदम को यूज किया जाता है। ठीक है, यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ठीक है। अच्छा, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स। अब क्या है कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने जो अभी डिस्कशन में लाया वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लाया, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात किया। बट ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो सकता है, ये सारे ऑल इंटीजर्स के लिए, दैट मीन्स कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बट हमारे क्लास 10th के सिलेबस में ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही, पॉजिटिव इंटीजर पे ही बात करना है। ठीक है, तो हम लोग अननेसेसरीली नेगेटिव इंटीजर पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस पे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिदम के ओवर होने के बाद, वो एक्सरसाइज है 1.1 NCERT। ठीक है, तो इतना समझने के बाद आप 1.1 NCERT जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट आप करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में आंसर शीट डाल सकते हैं ताकि आपका आंसर चेक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं, अगर मैं सिंपली समझाऊं तो बात ये आती है कि हमने जो बताया था नंबर सिस्टम, तो नंबर जो थे, जितने भी नंबर थे, रियल नंबर, ये इस चैप्टर में रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये रियल नंबर जो थे उसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। या तो कोई नंबर प्राइम होगा,
कोई नंबर जो है या तो वो प्राइम हो सकता है या तो फिर वो कंपोजिट हो सकता है, ठीक है, या फिर वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होगा, अब हमें क्या है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमें ये देखना है कि क्या सारे कंपोजिट नंबर को प्राइम के टर्म में या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। वो उसका क्लैरिफिकेशन हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या करा था स्टार्टिंग में कि आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट हैं, ये ऐसे नंबर हैं जिनके एक ही सिंगल फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम्पल है, वो है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है, ठीक है, इसके सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। तो ये हमारा नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट होता है। बाकी के जो रिमेनिंग नंबर हैं वो या तो प्राइम होंगे या तो कंपोजिट होंगे। अगर मैं प्राइम का बात करूं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, तो ये सारे नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं। आप मेरे दिए गए सारे एग्जांपल्स में से किसी भी एग्जांपल को कंसीडर कर सकते हैं, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि रियली इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1, ठीक है। कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मैं अगर बात करूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के में स्टेटमेंट क्या दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हाँ, ये तो सिंपल सी बात है कि ये प्राइम नंबर के ऑर्डर पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। 2 इंटू 3 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ये ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो पहले मैं एक इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बात क्या है कि ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके एप्लीकेशन क्या है, जो है विद इन मैथमेटिक्स भी है, विद इन मैथमेटिक्स और अदर फील्ड में भी आते हैं इसका यूज, ठीक है। तो हमने देखा किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये हर एक कंपोजिट नंबर के लिए क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। किस ऑर्डर में प्राइम नंबर आया है उससे ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 32,760,
तो इसको अगर मैं देखूं 32,760 को, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 16,380। अब ये 16,380 भी जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसको लिख सकता हूँ 8,190। अब ये अगेन हमें क्या दिख रहा है, 2 से डिविजिबल दिख रहा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4095। ठीक है। अब ये 4095 को अगर मैं देखूं तो ये 3 के टेबल में 1365 से डिविजिबल है। ठीक है। अब ये जो 1365 है, अगर इसको देखूं तो ये 5 के टेबल में 455 से डिविजिबल है। ठीक है। अब अगर ये 55 के बारे में देखूं, 455 का बात करूं, तो ये जो है वो 5 से हमारा 91 टाइम्स में है। अब ये 91 को देखूं तो ये 7 और ये 7 इंटू 13 टाइम्स में है। इस मेथड हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ, 7 इंटू 13 ये फैक्टर ट्री है। दैट मीन्स कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये 32,760 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये कंपोजिट नंबर है और इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लाऊं तो 2 रेज़ टू पावर 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, 7 रेज़ टू द पावर 1 एंड 13 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स हैं, आइदर वेदर इट इज 2 और 3 और 5 और 7 और 13 ऑल आर प्राइम्स। ठीक है। तो ये है हमारा प्राइम नंबर्स। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करके देखता हूँ। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द नंबर number 4 raised to the power n where n is a natural number, where n is a natural number। ठीक है। n जो है एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर there is any value of n, there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with digit 0। अब यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है, तो कंसीडर द नंबर 4 रेज़ टू द पावर n, एक नंबर है 4 रेज़ टू द पावर n। ठीक है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और ये जो इसका एक्सपोनेंट n है वो एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या एक कोई ऐसा n का वैल्यू एग्जिस्ट करता है 4 रेज़ टू द पावर n में जो कि एंड्स में यूनिट डिजिट जो है एंड्स विथ डिजिट 0। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए, यूनिट प्लेस या फिर एंड पे 0 आने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 0 का मतलब मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है। तो 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। तो जब भी हमें 10 चाहिए दैट मीन्स वहाँ पे नेसेसरीली एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, अदरवाइज 10 होने का कोई चांसेस नहीं है। अब हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 4 रेज़ टू द पावर n। ठीक है।
तो 4 रेज टू द पावर n को मैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर के प्रॉपर्टी से 2 का स्क्वायर का होल पावर n लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 2 का स्क्वायर और इसे मैं लिख सकता हूँ पावर इंटू पावर, जो है पावर के ऊपर पावर ऑन दी पावर क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है 2 रेज टू द पावर 2n, ठीक है। अब ये जो है 2 का एक पावर बन गया, किसका पावर बन गया, 2 का। अगर मैं बात करूं 2 रेज टू द पावर 2n, दैट मीन्स कि यहाँ पर तो 2 रेज टू द पावर के नंबर होगा, ये n जो था नेचुरल नंबर था, 2n भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नो डाउट, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, 2 के लिए 2n के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, 5 का एक भी फैक्टर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैं अगर कहूँ तो 5 रेज टू द पावर 0 रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो 5 रेज टू द पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, तो एक भी यहाँ पे फैक्टर नहीं है। तो ये क्या बोला था, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, तो इसका आंसर हो जाएगा नो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ n for which there will be 0 at ends, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Find the LCM and HCF of, ये 6 नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन है। फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method, by the prime factorization मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि LCM और HCF हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, और साथ में हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि हमें LCM और HCF जो फाइंड करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फॉलो ये करना है। तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान दूँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अभी मैंने फैक्टर ट्री बताया था, वो नथिंग बट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। और बात है यहाँ पे HCF और LCM, तो हमने जो क्लास 8 में 7 में या 9 में जो भी पढ़ा है LCM का मेथड, वो क्या पढ़ा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा है। तो HCF जो होता है हमारा वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, दैट मीन्स कि हमें कॉमन चाहिए। सबसे पहले तो हमें बात करना है कि हमें इसमें कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन, और ये कॉमन जो होना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। अब ये कौन सा फैक्टर होगा जो कि हाईएस्ट कॉमन होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या देखूं, अगर लेटेस्ट सपोज एग्जाम्पल के साथ ही चलते हैं, तो 6 का अगर मैं फैक्टर करूं तो सिंपली 2 × 3, क्योंकि इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं 20 देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 4 जा 20, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 × 5। अब यहाँ पे एक तो कॉमन चाहिए, अगर मैं HCF का बात करूँ तो एक तो कॉमन चाहिए, तो कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, एक ये 2 और एक 2, बेस में 2, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मैंने हाईएस्ट का बात करा था, तो हाईएस्ट का बात करा था तो यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 है और यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 है, हाँ। तो एक तो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन 2 रेज टू पावर 1 ही हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ा कॉमन है ही नहीं। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 है, यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ पे हमारा HCF जो हो जाएगा वो 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन यही है, इससे बड़ा नंबर कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा HCF निकल गया। अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूँ यहाँ से, तो हम HCF को क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ
नहीं, यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे HCF ये हो गया। यहाँ पे HCF हो गया 2⁻1। अगर मैं LCM का बात करूँ तो LCM हमारा होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एक तो कॉमन होना चाहिए, फिर मल्टीपल होना चाहिए, और वो लोएस्ट होना चाहिए। तो 6 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, 20 के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमारा जो लोएस्ट कॉमन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2⁻2 इंटू 3 इंटू 5। मीन्स हम लोग हाईएस्ट पावर वाले को कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें लोएस्ट कॉमन चाहिए। तो हाईएस्ट पावर मतलब 2 तो कॉमन था, तो 2 का हाईएस्ट पावर ले लिया। यहाँ पे 3⁻1 हाईएस्ट पावर है, और यहाँ पे 3 है नहीं, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 3⁻0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 3⁻1 है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन 3⁻1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो 5 का पावर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 5⁻0 यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने हाईएस्ट पावर ले लिया 3⁻1 5⁻2। तो ये हमारा HCF हो गया, सॉरी LCM हो गया। ये कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, और वी कैन से 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 विल बी LCM। ठीक है, तो इस तरीके से हमने LCM और HCF देखा। तो अगर मैं कंक्लूजन वाइज देखूं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है, तो HCF को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ स्मॉलेस्ट power of each common prime factor, each common prime factor in the number, नेक्स्ट मैं बात करूं HCF का, सॉरी LCM का, तो LCM के लिए मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, factor involved in the number, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर पे ध्यान देना है। स्मॉलेस्ट पावर, सबसे पहले आपको क्या करना है HCF या LCM फाइंड आउट करने के लिए कि उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड स्टेप का अगर मैं बात करूं तो अगर HCF फाइंड कर रहे हैं आप, तो आप हर एक नंबर जो कॉमन नंबर है उसके स्मॉलेस्ट पावर को कंसिडर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर है और ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, तो ये जानना जरूरी है कि इस नंबर का कॉमन क्या है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर के ही हमें स्मॉलेस्ट पावर देखना है। जो नंबर कॉमन नहीं है, जो प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, उसके स्मॉलेस्ट पावर देखकर कोई फ़ायदा नहीं है HCF के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं LCM का, तो उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट पावर देखना है। ठीक है, और ग्रेटेस्ट पावर हर एक प्राइम फैक्टर के लिए, जो भी उसमें इन्वॉल्व है वो सारे के लिए, मतलब इसमें कॉमन हो या ना हो डजेंट मैटर, आपको हर एक नंबर का ग्रेटेस्ट पावर देखने हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं लास्ट वाला एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 5 का पावर नहीं था, मतलब 5 का कोई फैक्टर ही नहीं था, प्राइम फैक्टर नहीं था, लेकिन 5⁻0 मैंने डाला क्योंकि हमें LCM के लिए क्या चाहिए था,
हाईएस्ट पावर चाहिए था, तो हाईएस्ट पावर मुझे 5 के टर्म में 5⁻1 मिला, और 3⁻, यहाँ पे 0 था क्योंकि 3⁻0 इसलिए मैंने डाला कि ये लोएस्ट पावर है, इसके कंपेरिजन में 3⁻1 हाईएस्ट पावर है, तो हमने हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट किया था, इसलिए 3 × 5 करा था। और ये कॉमन वाले में हमने हाईएस्ट पावर देखा था एलसीएम के केस में, तो 2⁻1 और 2⁻2 के केस में हमारा 2⁻2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन है, इसलिए मैंने 2⁻2 को लिया था। और ये दोनों नंबर इन्वॉल्व थे, तो ये दोनों नंबर हमने कंसिडर करा था एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किए जाते हैं। साथ में एक यहाँ पे फंडा और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी भी दो नंबर के फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर एलसीएम इनटू एचसीएफ, इसको और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। 2 इंटीजर लेट a, b, दो नंबर है हमारे पास, दो पॉजिटिव इंटीजर है a, b, तो एलसीएम ऑफ a, b इंटू HCF of a, b will be equals to product of a and b, that is a into b। तो हम लोग सिंपली इसको याद रख सकते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे लर्न करके रख सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें दो नंबर दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट करना है, तो मैं एक एलसीएम या एचसीएफ निकाल के दूसरा डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी में, एग्जांपल नंबर 7 वो ये है, find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, मेथड। ठीक है, hence find their LCM, दैट मीन्स मुझे क्या करना है, 96 और 404 का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले HCF देखता हूँ, HCF। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टरी से करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा। तो 96 का फैक्टराइजेशन अगर मैं करूं, 248, 224, 212, 26, 2331। ठीक है, तो ये हमारा 96 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद मैं 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखता हूँ, 404 2 202 2 101। ठीक है, तो हमारा जो 96 हो गया, 96 इक्वल्स टू 2⁵5 इंटू 3⁻1। 404 जो है वो हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 101। तो हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF हम लोग क्या जानते हैं,
लोएस्ट कॉमन पावर, तो कॉमन यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, और ये 2 रेज़ टू पावर 2 है और ये 2 रेज़ टू पावर 5 है। हमें 2 लोएस्ट पावर लेना है, तो 2 रेज़ टू पावर 2, दैट मीन्स कि 4 हमारा HCF हो गया। अब मुझे क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। LCM इक्वल्स टू व्हाट, तो मैं क्या करूँगा, LCM को फाइंड आउट करने के लिए ये फंडा यूज करूँगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 96 इंटू 404, ठीक है। अब ये 96 इंटू 404 हो गया और हमें ऑलरेडी HCF पता है कि 4 है, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। हमने HCF से डिवाइड कर दिया। अब ये 4 से जब 404 को करूँगा तो 101, तो हमारा जो LCM आ जाएगा 96 इंटू 101, ठीक है। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये 100 प्लस 1 कर दूं तो 9600 प्लस 96, तो 9696 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा LCM भी निकल गया। तो ये है जो हमारा लास्ट का जो फॉर्मूला है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए टाइम सेविंग है, ठीक है। तो इसे आप इम्पॉर्टेंट करके मार्क कर ले, इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम सेव हो सकते हैं अगर आपको ये फार्मूला याद है तब, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर जो है, ये क्लास 9 में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्लास 9 में क्लास 9 का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये इरेशनल नंबर के टॉपिक पे, कि क्लास 9 में सबसे पहले हमने देखा था कि ये जो रियल नंबर थे इसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखा था, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, सम एंड डिफरेंस ऑफ a rational and an irrational number is irrational, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5, तो यहाँ पे 2 जो है वो रैशनल नंबर है, रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं 2 प्लस रूट 5 लिखूँ तो ये ओवरऑल जो है वो इरेशनल हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इरेशनल। सिमिलरली अगर मैं ऐसा लिखूँ 5 माइनस रूट 3, तो यहाँ पे ये 5 एक रेशनल नंबर है और रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, बट अगर मैं डिफरेंस का कॉम्बिनेशन ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये सारा डिस्कशन जो है क्लास 9 में ऑलरेडी हो चुका है। एक और प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड कोशेंट of non-zero rational number and irrational number is irrational, ठीक है।
तो अब हमें क्या है कि अगर मैं किसी दो नंबर जिसमें एक नंबर रैशनल हो और सेकंड नंबर इरेशनल हो उसका प्रोडक्ट ले लूँ, लेट अस सपोज कि 2 इंटू रूट थ्री, तो ये हो जाएगा 2 रूट थ्री। तो 2 रूट थ्री जो है एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये नंबर के इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि क्लास 10 में हमें क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं क्लास 10th के सिलेबस में कि इरेशनल नंबर में ये रीविजिटिंग जो लिखा है, रीविजिटिंग क्यों लिखा है एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जान रहे हैं, फिर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th के इरेशनल नंबर में मुझे ये प्रूफ करना है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 कैसे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, प्रूफ दीज नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, ये इरेशनल का प्रूफ जो है हम लोगों ने क्लास 9th में नहीं देखा था, इसलिए ये हमें क्लास 10th में इसके प्रूफ देखने हैं। ठीक है, तो ये नंबर जो है रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इन जनरल मैं बोलूँ, इन जनरल रूट पी, वेयर पी जो है एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। अब हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ होगा कैसे? तो इसके प्रूफ करने के लिए हमें हेल्प लेना होगा विद द हेल्प ऑफ arithmetic with the help of fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें इसके बारे में जानना है। अब मैं नेक्स्ट एक थ्योरम है, हमें ये प्रूफ करने के पहले हमें एक थ्योरम जानना होगा। ठीक है, और इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आते हैं, बट इसका यूजेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग जो अभी प्रूफ करने वाले हैं रूट 2, हाउ रूट 2 इज एन इरेशनल और हाउ रूट 3 और रूट 5 इज एन इरेशनल, वो इस थ्योरम के हेल्प से देखेंगे। तो ये थ्योरम है क्या, थोड़ा देख लेते हैं। इस थ्योरम का नंबर दे रखा है एनसीईआरटी में 1.3। तो ये आपको जानना जरूरी है इसके स्टेटमेंट। लेट P be a prime number, P be a prime number, अगर P एक कोई प्राइम नंबर है, if P divides a square, then P also डिवाइड्स a। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ये इस थ्योरम में बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे a क्या है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें इसके यूजेज आते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट और स्टेट थ्योरम 1.3 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रूफ करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं जो क्लास 10 में हमें इरेशनल नंबर में मेजरली पढ़ना है, ऑफ p बाई क्यू। अगर इसके कोई फैक्टर होंगे तो मैंने उस फैक्टर को क्या करा, रिमूव कर दिया। तो अब मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई करा कैसे, डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। मतलब कि p और q के जो भी कॉमन फैक्टर रहे होंगे मैंने उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होके आ गया, जिसको हमने बोल दिया a एंड b। मीन्स मैं अब बोल सकता हूं कि a एंड b आर नाउ
A and B are co-primes। ठीक है, अब A और B में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो A और B को-प्राइम हो गए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो हमारा जो ये √2 है, √2 इक्वल्स टू A अपॉन B। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो B √2 इक्वल्स टू A। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा और री अरेंजमेंट करा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2b² इक्वल्स टू A²। ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ पे 2b² इक्वल्स टू A² हो गया, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि b² इक्वल्स टू A²/2। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि A², 2 डिवाइड्स A², 2 डिवाइड्स A²। बाय थ्योरम अब मैं बोल सकता हूँ, बाय थ्योरम 1.3, if 2 divides A², then 2 divides A also। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया A जो है हमारा 2 का मल्टीपल है, वेयर C कोई इंटीजर होगा। ठीक है, जब वो A² को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा, और अगर A को डिवाइड करेगा दैट मीन्स कि A जो है 2 का मल्टीपल है, तभी ये पॉसिबल है कि वो A को डिवाइड कर पाए। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग A इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2b² इक्वल्स टू A²। A की जगह पे मैं 2c रखता हूँ, 2c का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ 2b² इक्वल्स टू 4c²। ठीक है, अब यहाँ पे 2b² इक्वल्स टू 4c², दैट मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ b² इक्वल्स टू 2c²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, b² जो है वो 2c² आ गया। क्लियर है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि b²/2 इक्वल्स टू c²। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b²। बाय थ्योरम सिमिलरली, बाय थ्योरम 1.3 we can say 2 also divides B। ओके, अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है कि B भी को भी डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब B इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2D। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एज्यूम करा था A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि A इक्वल्स टू 2C आ गया, B इक्वल्स टू 2D आ गया। दैट मीन्स ये दोनों मल्टीपल हैं और यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कंफर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पे A और B जो थे वो को प्राइम थे, लेकिन यहाँ पे को प्राइम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2 का। दैट मीन्स दिस contradicts because of our wrong assumption। हमने गलत माना था
कि ये जो नंबर है √2 वो रैशनल है, ठीक है। देयरफॉर √2 इज ये √2 इज इरेशनल नंबर। wrong assumption of √2 that is rational, ठीक है। therefore √2 is an irrational number. Similarly you can find or proof √3 is irrational, √5 is irrational, √7 is irrational, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं यहाँ पे, प्रूव √5 is an irrational by same method, ठीक है। ये आप अपने घर पे करेंगे। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन है शो दैट 5 minus √3 is irrational। अब हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था इरेशनल नंबर का, जो क्लास 9 में पढ़ा था हम लोगों ने, कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर इसे प्रूफ करना है। हमने पहले भी बताया क्लास 9 में हमने प्रूफ नहीं करा था, हमने बस जाना था कि √3, √2 और अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। बट क्लास 10 में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज करते हुए यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये सारे नंबर जो हैं वो इरेशनल हैं, ठीक है। ये भी जो हमारा प्रूफ होगा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसके प्रूफ करने के एक ही मेथड है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ले लेते हैं। लेट 5 minus √3 इज रैशनल। अगर ये 5 minus √3 रैशनल है तो, और रेशनल को मैं जानता हूं कि a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 minus √3 इक्वल्स टू a/b, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं 5 minus a/b इक्वल्स टू √3। इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोजिशन, जो बेसिक क्लास 7 की चीज़ें हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होगा कि हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 5b minus a/b इक्वल्स टू √3। लेकिन हमने तो अभी प्रूफ करा कि अंडर रूट प्राइम जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं, और ये हमारा जो है वो p/q के फॉर्म में है। सिंस a and b are integers, so 5b minus a/b is a rational number, ठीक है। so rational number, so √3 should be a rational number, but we have already proved that √3 is an irrational number। तो ऐसा हुआ क्यों? ये हमने पहले प्रूफ करा √3 इरेशनल है, और यहाँ पे फिर से हमें √3 रैशनल आ रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन
arises due to our wrong assumption। हमने गलत मान रखा था कि ये 5 माइनस रूट थ्री जो है वो एजम्पशन 5 माइनस रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। ये हमारा स्टेटमेंट गलत था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन रेज हुआ। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। आप एनसीईआरटी बुक खोल के 2 बार ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जो है आपको एक्सरसाइज 1.2 जो है एनसीईआरटी का, वो आपके लिए होमवर्क है। आप इसके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं उसको जो मैंने मेथड बताया उसी मेथड से आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये एश्योर कर सकते हैं कि ये 5 माइनस रूट थ्री, रूट 7, रूट 2 ये सारे नंबर जो हैं वो कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर हैं। हमने उसका प्रूफ इसमें देख लिया और इसीलिए वो क्लास 9th का अधूरा था डिस्कशन, इसलिए वो रीविजिटिंग इरेशनल नंबर नाम का टॉपिक क्लास 10 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं रीविजिटिंग रैशनल नंबर। अब यहाँ पे फिर से रीविजिटिंग आ गया। ठीक है, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 9th को अच्छे से नहीं पढ़े हैं वो बच्चे क्लास 10th में श्योरली फंसेंगे। उनका ये पार्ट बिल्कुल अगर स्ट्रांग नहीं है और वो क्लास 10th में आ चुके हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए मैं वो सारे टॉपिक जो क्लास 9th से रिलेटेड हैं मैं उसको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन और कोई डाउट ना रहे। तो आप भी उसे क्या करें, क्लास 9th के बुक को ओपन करके फिर से उसको एक बार रिविजिट कर लें कि वहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या है। ठीक है, फिर से मैं देखता हूँ यहाँ पे कि क्लास 9th का डिस्कशन में क्या क्या आया था। हमने क्लास 9 में देखा था रैशनल नंबर में कि रैशनल नंबर हमने तब बोला था, सबसे बेसिक डेफिनेशन तो ये था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तब ये हो जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन बात ये थी कि अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन का, तो किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। ठीक है, ये हमने देखा था क्लास 9th में। ठीक है, मतलब क्लास 9 में ये देखा गया था, लेटर सपोज कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 0.625। अब ये रैशनल है या इरेशनल है ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर मैं बोल दूँ 0.010010001000001 तो ये नंबर अब रैशनल है या इरेशनल है, इस बात का प्रूफ कैसे होगा। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि रैशनल नंबर के 2 कंडीशन है रैशनल होने के। ठीक है, वो क्या क्या पढ़ा था। तो पहला तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट हो रहा हो मतलब एंड हो जा रहा हो किसी सर्टेन नंबर के बाद, वहाँ पे कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं हो, ना ही नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो नंबर रैशनल नंबर होंगे। अब सेकंड जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। ठीक है, तो रैशनल को पहचानने के लिए ये 2 तरीके थे। और साथ में अगर मैं याद करवा दूं तो इरेशनल को पहचानने के लिए
इरेशनल जो हम लोग फाइंड करते थे उसका कंडीशन था नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता था वो ना तो टर्मिनेट करता था और ना ही रिपीट करता था। तो कोई भी नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा, मैं कैसे रियलाइज करूंगा कि कोई नंबर टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, टर्मिनेट होने का मतलब क्या है, मैं डेसिमल एक्सपेंशन का बात कर रहा हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हमारे पास अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर नंबर दे दिया जाए, लेटर सपोज कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3/8। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, या रिपीटिंग होगा, या फिर नाइदर, ये हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग होने का एक ही कंडीशन है, किसी भी नंबर को टर्मिनेट होने के लिए डिनोमिनेटर में टेन का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10। अब ये 10 के मल्टीपल में होने के लिए 5 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n। अगर ये m और n इक्वल होते हैं या फिर इस फॉर्म में होगा इसका डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर, अगर इस फॉर्म में होगा 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, तो वो श्योरली जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, या तो रिपीटिंग होगा या फिर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होगा। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है इसको मैं फर्दर ये करके देखता हूँ कि मैंने एग्जाम्पल लिया था 3/8। अब मैं इसको देखूं गौर से तो ये 8 को 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 का क्यूब आता है, तो 2 रेज टू द पावर 3। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है। तो इसके डेसिमल एक्सपेंशन को चेक करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है अलजेब्रा का कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 रेज टू द पावर 3 मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और 5 रेज टू द पावर 3 मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 3 इंटू 125, 5 रेज टू पावर 3 दैट मीन्स 125, और ये हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 मतलब 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, अब ये 125 इंटू 3 हो जाएंगे 375 डिवाइडेड बाई 1000, that means it will become 0.375 and it is a terminating decimal expansion। तो रैशनल नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ, एक और एग्जांपल लूँ यहाँ पे 13/125। अब ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 13/125 का मतलब हो गया 5 रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें डिनोमिनेटर में 0 चाहिए था। 0 के लिए मुझे क्या है कि 5 रेज टू द पावर 3 पता है। अब मैं इस नंबर में क्या करता हूँ, 2 रेज टू द पावर 3 यहाँ डिनोमिनेटर में और 2 रेज टू द पावर 3 मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000।
5 raised to power 3 into 2 raised to power 3, 10 raised to power 3, 10 raised to power 3, दैट मीन्स 1000। ठीक है, 13 8 जा कितना हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 1000, दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी 0.104। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है हमारा सिमिलरली क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को ये चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, हमें बस इतना ही चेक करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ, 7/80। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा हमें चेक करना पड़ेगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ 7 इंटू 8 इंटू 10। ठीक है, 7/2 raised to power 3 इंटू 10। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर कि इसे अगर 2 raised to power 3 है, मैं 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे भी 5 raised to power 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5000 10,000 हो गया डिनोमिनेटर। अब ये 125 इंटू 7 मैं अगर करूँ तो 7 5 जा 35, इन हैंड 3, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 इन हैंड 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 875। It will come out to be 875 divided by 10,000, right? You will get to know it will come out to be 0.0875. This is also a terminating decimal. In this way we can find terminating decimal by this process. ठीक है, तो ये जो था हमारा ये थ्योरी वीडियो था और ये इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को जाना। अगर रियल नंबर के नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था क्लास 10th का रियल नंबर का। और आप लोग क्या करें, इस वीडियो को देखने के बाद अपने एनसीईआरटी बुक ओपन करके चैप्टर 1.1 चैप्टर 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं और से भी अगर स्कूल का वर्क बुक हो या फिर और कोई आपका मैथ्स का साइड बुक हो तो वो सारे बुक्स के क्वेश्चंस को रियल नंबर के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई डाउट्स आती है तो आप डाउट्स को ग्रुप ज्वाइन करके ग्रुप में डाल सकते हैं, वहाँ आप डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।